हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र आप लोग उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल सेशन की। धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और प्रयास करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए सभी लोग स्क्रीन पर, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लग चुका है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? विटामिन B1 है, B3 है, D है, A है। ये प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिएगा, तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, पेलाग्रा रोग जो होता है ये साथियों आपका विटामिन B3 कमी के कारण होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। साथियों आपसे पूछेगा कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम बताइए, तो इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या भाई? विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है, याद रखिएगा। साथियों इसकी कमी के कारण जो है पेलाग्रा रोग होता है, जिसमें जो है त्वचा रोग, दस्त और मानसिक भ्रम जैसे लक्षण दिखते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। बात करें दोस्तों यहाँ पर विटामिन B1 की, आप जानते होंगे साथियों विटामिन B1 की कमी के कारण जो है बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी बेरी रोग होता है, याद रखिएगा। और यहीं पर बात करें विटामिन A की कमी से, आप जानते हैं विटामिन A की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। क्या रतौंधी होता है? विटामिन डी की कमी की बात करें साथियों तो आप जानते होंगे विटामिन डी की कमी के कारण जो है बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आप लोग समझ गए होंगे। तो जो भी साथी जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। B3 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी के निकट है? बताइए। बृहस्पति, बुध, मंगल और आपका दिया है शुक्र। फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। और ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, शुक्र पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों जो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है वो है आपका शुक्र, ठीक है। साथियों शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ये सवाल पेपर में बन चुका है, आपसे सीधा सवाल करेगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? याद रखिएगा शुक्र को कहते हैं, ठीक है। और सबसे चमकीला ग्रह साथियों शुक्र को कहते हैं, याद रखिएगा ये भी पॉइंट। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है भाई? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र ही है। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को ही कहते हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखें। जो लोग जा रहे हैं फोर्थ ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। आप सभी साथियों को पता है बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। बुध जो है साथियों ये आपका सबसे छोटा ग्रह है। मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। शानदार, जबरदस्त। अगला सवाल देखें, बौद्ध धर्म किसके समय राज्य धर्म बन गया? बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 का यहां पर आंसर करें आप लोग। सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्तों बताएं। बौद्ध धर्म किसके समय राज्य धर्म बन गया? तो अशोक के समय ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिए आप लोग, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। साथियों कलिंग युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और इसे जो है राजकीय संरक्षण दिया, ठीक है। तो जो भी साथी यहाँ पर बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और ये भी याद रखिएगा, सवाल पूछा गया है पेपर में कि कलिंग युद्ध जो है कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस तरीके से एक बोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें फटाफट आप लोग।
भाई देखिए यहाँ पर आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा और लास्ट में जो है आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही किया है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हैं। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 पर, 1 जूल प्रति कूलाम, और वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपसे मैं पूछूं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर, याद रखिएगा विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है, ये भी याद रखें आप लोग, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का, किसका, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग सुनते हुए चलिएगा, अगर नोट कर सकते हैं तो नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। अगला सवाल देखें, ग्रीस की राजधानी कहां पर है, क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग यहां पर आंसर बताएं। सभी प्यारे दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीस की राजधानी कहां है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। जो लोग जा रहे हैं एथेंस पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ए विकल्प दोस्तों आपका यहां पर बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखें, सबसे शक्तिशाली मराठा शासक जो है कौन था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर दिया गया, फटाफट आप लोग आंसर छाप दें। सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास, और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेल्प साथियों आपको यहां से जरूर मिलेगी, ठीक है। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। बताएं, सबसे शक्तिशाली मराठा शासक जो है कौन था। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन नंबर ए आपका साथियों यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। दोस्तों पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र आप देखेंगे, बिल्कुल यही पैटर्न रहता है, इसी पैटर्न पर सवाल पूछा जाता है। चाहे आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, या आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी अन्य राज्य से हैं, इस क्लास को जरूर अटेंड करें भाई। चलिए, तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आप बताएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। आप जानते हैं कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये साथियों आपके 8 जो है ग्रह हैं, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह दोस्तों है वो है आपका बुध। बुध को जो है सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है, और बृहस्पति को जो है साथियों सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8वां देखें, गौतम बुद्ध के संदेश देने की भाषा क्या थी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। सवाल नंबर 8 का आंसर बताएं, गौतम बुद्ध के संदेश देने की भाषा क्या थी। क्वेश्चन नंबर 8 का यहां पर आप लोग आंसर दे दीजिएगा। चलिएगा, और भाई ये भी बताइएगा आप लोग, गौतम बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया गया था और इसे किस नाम से जाना जाता है, बताएं। और कहां पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। साथियों सबसे पहला सवाल देखिएगा, यहां पर मैं आपको कॉपी पॉइंट बताऊंगा तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है भाई, वो है आपका त्रिपिटक। क्या, त्रिपिटक, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखें आप लोग, ठीक है। और दोस्तों यहां पर आपसे पूछा है कि गौतम बुद्ध के संदेश देने की भाषा क्या थी, तो पाली थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों गौतम बुद्ध के द्वारा जो अपना प्रथम उपदेश दिया गया था, ये आपका सारनाथ में दिया गया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। किसे, इसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, जो इनका प्रथम उपदेश था, और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। ये सारे पॉइंट्स पेपर में बनते हैं, तो आप लोग इनको याद रखें, महत्वपूर्ण है, ठीक है भाई। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा, सवाल पूछा गया है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो ये आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, याद रखें आप लोग। अगला सवाल देखिए, जेबी डनलप ने निम्न में से किसकी खोज की थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे दोस्त आंसर करिएगा। जेबी डनलप ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी।
हवाई जहाज का मॉडल, इंक पेन, बंदूक, न्यूमेटिक रबर टायर। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर फटाफट आप लोग यहां पर कर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं न्यूमेटिक रबर टायर ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर आपका जो 4 ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों जेबी डनलप ने जो है 1887 में, कब, जेबी डनलप ने जो है 1887 में पहली बार हवा से भरे टायर का जो है आविष्कार किया था। ठीक है भाई, तो जो लोग 4 ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा भाई, निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे पुराना साम्राज्य है, बताइए। चालुक्य, चोल, पल्लव, सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं, सभी प्यारे साथी बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना साम्राज्य है, चालुक्य, चोल, पल्लव, सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी का यहां पर आंसर आ जाना चाहिए, सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर देते हुए चलें। चलिए भाई, यहां पर जो लोग जा रहे हैं सातवाहन वंश पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो सातवाहन साम्राज्य जो था साथियों, ये सबसे पुराना है इन चारों में से, तो 4 ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना दोस्तों किसके द्वारा करी गई थी, सिमुक के द्वारा करी गई थी। याद रखिएगा, सिमुक के द्वारा जो है सातवाहन वंश की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन जो 4 दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल दोस्तों और पूछता है कि भारत में जो है सबसे पहले शीशे के सिक्के यानी लेड का सिक्का जो है सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था, तो याद रखें आप लोग, सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा जो है सबसे पहले शीशा का सिक्का चलवाया गया था। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, बर्मा की राजधानी कहाँ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहां पर सभी प्यारे दोस्त कर सकते हैं, बर्मा की राजधानी कहां पर है। चलिएगा, और भाई कल जो सुबह 11:30 बजे वाली क्लास हुई थी उसको आप लोग जरूर जाकर कर लीजिएगा, और कल रात में 8:30 बजे क्लास हुई थी पॉलिटी की, उसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि कल संडे था तो हम लोग स्पेशल क्लास जो है किए थे। तो बताइए यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। चलिए भाई साथियों, बर्मा को आप देखेंगे अब जो है किस नाम से जाना जाता है, इसे म्यांमार के नाम से जानते हैं। क्या भाई, म्यांमार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा है बर्मा की राजधानी कहां है, तो रंगून यहां पर दिया है, इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा साथियों, रंगून नहीं यांगून है। क्या भाई, यांगून है। लेकिन अगर अब आप देखेंगे तो बर्मा जो है किस नाम से जानते हैं, इसे म्यांमार के नाम से जानते हैं, और इसकी राजधानी क्या है, नयपीडा है। क्या भाई, नयपीडा है। ठीक है, इसकी राजधानी। ठीक है भाई, तो आप बस इतना याद रखें, बर्मा की राजधानी कहाँ है, यांगून है। ठीक है, यहां पर आपसे सवाल पूछा है तो यहां पर आप यांगून कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, बाजार में जो है मोनोपोली यानी एकाधिकार स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब विक्रेता और एक खरीदार हो, बहुत सारे विक्रेता और एक खरीदार हो। ठीक है, बहुत सारे विक्रेता और बहुत सारे खरीदार हो, एक खरीदार और बहुत सारे विक्रेता हो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर दिया है, इसका आंसर आप यहां पर दे सकते हैं, राइट आंसर क्या है बता सकते हैं। बाजार में जो है मोनोपोली यानी एकाधिकार स्थिति कब उत्पन्न होती है, बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं, बाजार में मोनोपोली यानी एकाधिकार स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो जो लोग जा रहे हैं थर्ड ऑप्शन पर, जब एक विक्रेता और बहुत सारे खरीदार हों किसी वस्तु के, तो इसे क्या बोलते हैं साथियों, मोनोपोली या एकाधिकार स्थिति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है, संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है, बताएं। 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं, यहां पर आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, शोषण के विरुद्ध अधिकार पर, ऑप्शन नंबर
सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आप देखेंगे साथियों, इससे जो संबंधित अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा, इससे जो संबंधित अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 23 है और आपका अनुच्छेद 24 है। ठीक है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या है, याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 23 में जो है मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है, जो अनुच्छेद 23 है। ठीक है। और अनुच्छेद जो 24 है दोस्तों, इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कामों में लगाना अपराध है। ध्यान रखें आप लोग। ठीक है। तो जो अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 24 है, आप लोग इसको याद रखें। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है, वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। शोषण का विरुद्ध अधिकार ये साथियों 2 आर्टिकल के अंतर्गत है, 23 और 24, याद रखिएगा, हमने बता दिया क्या क्या है 23 और 24 के अंतर्गत। अगला सवाल, लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, वे किनका प्रतिनिधित्व करते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहां पर आप लोग बता सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग यहां पर कर सकते हैं। सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, आप ध्यान रखें। देखिएगा, एंग्लो इंडियन पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत, ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकते थे पहले। लेकिन साथियों अब जो है आप देखेंगे 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत, क्या भाई, 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो है इस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। यानी अब जो है एंग्लो इंडियन नहीं है, नहीं शामिल है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है अब इन्हें मनोनीत नहीं कर सकता है। ठीक है। यह बदलाव कब किया गया है, 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। ठीक है। तो याद रखें, यहां पर आप देखेंगे ए विकल्प जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है, बताइए। 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं। इनमें से जो है किस राशि का कोई मात्रक नहीं है, बताएं। तो भाई जो लोग जा रहे हैं सापेक्षिक घनत्व ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल, 16वीं शताब्दी में विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय किस भाषा के कवि थे, बताइए। 16 नंबर के आंसर यहां पर आप दीजिएगा फटाफट। भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा आप लोग, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा दोस्तों नहीं लगता, आप जानते हैं। तो सेशन को लाइक कर सकते हैं अगर आपको चीजें बेहतर लग रही हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं। जो लोग जा रहे हैं तेलुगु ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय के शासन काल को जो है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखें। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा तेलुगु। 16वीं शताब्दी में विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय तेलुगु भाषा के कवि थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चयन किनके द्वारा किया जाता है, बताइए। सवाल नंबर 17 का आंसर आप कर सकते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, संसद और विधानसभा दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप करिएगा। तो जो भी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो है शामिल होते हैं। ध्यान रखें आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख कौन थे, बताइए। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आप लोग बताइएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी को ही प्रारूप समिति कहा जाता है। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। अगर आपने कल पॉलिटी वाली क्लास को अटेंड किया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे, बताइए। तो जो लोग जा रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे भाई, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई।
साथियों, डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। 3 नामों से इन्हें जो है संबोधित किया जाता है। याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर एक सवाल और बनता है पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखें। संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता है? BN राव को। याद रखिएगा दोस्तों, BN राव को जो है संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। अगला सवाल, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है कौन करता है? 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए, ये भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग राष्ट्रपति बताएंगे, कुछ लोग यहाँ पर बताएंगे लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष। जो लोग जा रहे हैं 4th ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, याद रखें आप लोग, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त सत्र बुलाते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है अध्यक्षता करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। अगला सवाल, भारतीय सेना के सर्वोच्च सैन्य कमांडर कौन होते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आप करेंगे फटाफट यहाँ पर। भारतीय सेना के सर्वोच्च सैन्य कमांडर कौन होते हैं? 20 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी जा रहे हैं राष्ट्रपति पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, ये देखिएगा, संविधान के कौन से संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? बताइए। 9वीं अनुसूची जो है कब जोड़ी गई थी? यहां पर आप लोग आंसर बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो देखिएगा दोस्तों, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, कब? और इसी के द्वारा दोस्तों 1951 में, याद रखिएगा 1991 नहीं 1951 में, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। याद रखिएगा, तो पहला संशोधन आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला संशोधन हुआ था 1951 में और इसी के द्वारा जो है यहाँ पर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों किससे है? भूमि सुधार से संबंधित है। क्या? भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, नाट्य शास्त्र जिसमें जो है अभिनव कलाओं को अच्छी तरह से संरचित किया है, किसकी रचना है? बताइए, नाट्य शास्त्र जो है किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करें। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर देते हुए चलें फटाफट। जो लोग जा रहे हैं भरत मुनि पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई दोस्तों, ये एक पॉइंट याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र को जो है पंचम वेद भी कहा जाता है। क्या? अगर आपसे पूछे कि पंचम वेद जो है किसे कहते हैं, तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। ठीक है, और ये किसकी रचना है? भरत मुनि की है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, दिसंबर 22 यानी 22 दिसंबर, जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था, वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा: राष्ट्रीय सदस्य दिवस के रूप में, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में, सांख्यिकी गणित दिवस के रूप में, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर आप कर सकते हैं। चलिए, 22 दिसंबर को जो है किस रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये साथियों बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, म्यांमार इसका नया नाम क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, डिस्कस किया था, तो आप आंसर कर सकते हैं। म्यांमार का भाई नया नाम क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, सही उत्तर क्या है? आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। म्यांमार का दोस्तों नया नाम क्या है? बर्मा है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? क्यात है। क्या? क्यात म्यांमार की मुद्रा है। और म्यांमार की राजधानी क्या है? नैपीडॉ। नैपीडॉ जो है ये म्यांमार की राजधानी है। अगला सवाल ये रहा, अश्वघोष जो राजा ... के दरबार में रहता था, उसने बुद्ध चरित लिखी। बताइए, 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त उत्तर दीजिएगा यहाँ पर।
तो जो लोग जा रहे हैं कनिष्क ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों अश्वघोष जो राजा कनिष्क के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित लिखी, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई? तो भाई याद रखें आप लोग साथियों, अश्वघोष के द्वारा जो है, अश्वघोष के द्वारा, ठीक है भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित की रचना करी गई। ये किसके दरबार में था? कनिष्क। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य का राजधानी शहर क्या था? बताइए। 26 नंबर की क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं बदामी ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कहीं पर आपको वातापी देखने को भी मिल सकता है। क्या? वातापी देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। तो वातापी या बादामी साथियों के चालुक्य वंश की स्थापना की, ठीक है, पुलकेशिन प्रथम ने की थी। किसके द्वारा? चालुक्य वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई? पुलकेशिन प्रथम के द्वारा। याद रखें आप लोग, पुलकेशिन प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मूल निवासी कौन थे? 27 का आंसर बताएं। भारत के जो है मूल निवासी कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रविड़। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, भारतीय विदेश नीति के रचयिता कौन थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएं। भारतीय विदेश नीति की रचयिता कौन थे? आंसर दीजिएगा सभी लोग यहां पर। जो भी लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला सवाल, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में जो है कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? दोस्तों यूएनओ आप जानते हैं साथियों, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, ठीक है। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म जो होता हमने बता दिया। मुख्यालय इसका पूछता है तो न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय स्थित है यूएनओ का, ठीक है भाई। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है साथियों सुरक्षा परिषद में जो है कुल 15 सदस्य शामिल होते हैं। कितने? कुल 15 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें जो है 5 सदस्य जो होते हैं अस्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं ये अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे अस्थायी पूछा है तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है, याद रखें 5। अगला सवाल, भारत में जो है पहली ट्रेन 1853 में बंबई से कहां तक चली थी? ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आप कर सकते हैं। अच्छा कब चली थी ये आप बताइएगा, डेट सहित बताइएगा, सवाल बनता है पेपर में। और किसके शासन काल में, ये भी आप बता सकते हैं किसके कार्यकाल में। तो देखिएगा भाई यहां से आपके क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई से थाने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में दोस्तों पहली ट्रेन जो है 16 अप्रैल 1853 को, कब? 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के काल में जो है चली थी, ठीक है। 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। याद रखें आप लोग, कहां से कहां तक चली? मुंबई से थाने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है। कौन से राज्य को जो है बुद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं? 31 का आंसर बताइए। बौद्ध धर्म का उद्गम कौन से राज्य को कहा जाता है? 31 का राइट आंसर क्या है? वो हो जाएगा आपका बिहार। बी ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। बोध गया में आप जानते हैं साथियों, ये कहाँ है बोध गया? ये आपका है बिहार में, और यहीं पर जो है महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखें, भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करें फटाफट यहाँ पर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, श्वेत क्रांति का जनक किसे बोलते हैं? वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों श्वेत क्रांति को जो है ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और हरित क्रांति का जनक आप जानते हैं MS स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन खेल हर कितने वर्ष के बाद जो है आयोजित किए जाते हैं? बताइए। एशियन खेल जो है कितने वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो 4 दिया है 4 वर्ष, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यह पंक्ति जो है किसकी है? 34 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 34 का राइट आंसर बताइएगा।
ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यह पंक्ति किसकी है? आंसर आप कर सकते हैं। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त आंसर करिएगा। चलिए भाई बताइए, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, जॉन किट्स पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड जो दिया है ये बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब दो समांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होंगे? बताइए। 35 का आंसर आप कर सकते हैं। जब दो समांतर शीशों के सामने जो है एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होंगे? बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, अनंत, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, जब दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं तो प्रकाश का बार बार परावर्तन होने के कारण जो है अनंत प्रतिबिंब जो है बनता है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण जो है धातु का नहीं है? 36 का उत्तर बताइए। कौन सा जो है एक गुण धातु का नहीं है? कठोरता, चमकीला, आघात वर्धनीयता, ऊष्मा की कुचालता। बताएं। आप जानते हैं साथियों, धातुएं जो होती हैं यानी मेटल्स जो होते हैं ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या भाई? ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है ऊष्मा की कुचालकता। तो आप डी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। परमाणु के नाभिक के घटक क्या होते हैं? बताइएगा। परमाणु के नाभिकीय घटक क्या होते हैं? 37 का आंसर बताएं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। चलिए, आप सभी साथियों को पता होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नाभिक में यानी जो होते हैं वो आपके प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी अरुंधति राय द्वारा नहीं लिखी गई है? बताइए। 38 का आंसर बताएं। चलिए भाई, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वंस अपॉन ए टाइम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। वंस अपॉन ए टाइम जो है ये साथियों अरुंधति राय द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी आप देखेंगे जो तीनों हैं ये अरुंधति राय द्वारा लिखित हैं। अगला सवाल। केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर कर सकते हैं आप लोग। पत्ता, पंखुड़ी, बाह्यदल, वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएं। चलिएगा, तो जो लोग जा रहे हैं वर्तिकाग्र ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसे अंग्रेजी में स्टिग्मा बोलते हैं। क्या दोस्तों? स्टिग्मा बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी ऑप्शन में स्टिग्मा दे देगा। ठीक है, स्टिग्मा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन बिल्कुल यहां पर आपका सही आंसर है, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है गणगौर त्योहार मनाता है? बताइए। 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणगौर त्योहार मनाता है? कर्नाटक, राजस्थान, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बता सकते हैं। जो भी साथी जा रहे हैं राजस्थान ऑप्शन नंबर बी पर, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है जिसमें माता गौरी और भगवान शिव की जो है पूजा की जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। इसका उत्तर आप कर सकते हैं। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर दीजिएगा। तो जो भी साथी जा रहे हैं एस चंद्रशेखर ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित हैं? बताइए। किस आर्टिकल के तहत? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करें फटाफट आप लोग। साथियों, यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं तो विश्वास मानिएगा आपको कोई समस्या नहीं होगी, बेहतर स्कोर होगा आपका जीके जीएस में। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है
यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवालों को ही डिस्कस इसीलिए किया जा रहा है, कंसाइज किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 248, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखें। अगला सवाल ये देखिएगा, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले जो है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, किसके द्वारा जो है इसका प्रयोग किया गया? चलिए भाई, चलिए भाई बताइए। यहां पर जो लोग जा रहे हैं एजी टांसले, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर अगला, प्रसिद्ध हरिकोटा द्वीप किस झील के पास स्थित है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करें। प्रसिद्ध हरिकोटा द्वीप किस झील के पास स्थित है? चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, बेम्बनाड झील। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर यहां पर कर सकते हैं, फटाफट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं पुलिकट झील, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताएं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया? बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आप यहां पर बता सकते हैं, फटाफट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई बाल गंगाधर तिलक पर, ऑप्शन नंबर थर्ड पर बिल्कुल राइट है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, 46 का उत्तर फटाफट आप यहां पर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या है बताएं? घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला सवाल देखें, ये रहा आपका सवाल नंबर 47, आंसर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचौछा दरगाह स्थित है? किचौछा दरगाह जो है साथियों, ये आपका कहां पर स्थित है बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हैं। अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, जौनपुर, फैजाबाद। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या है? जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, अंबेडकर नगर पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ए विकल्प दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की दरगाह अंबेडकर नगर जिले के किचौछा शरीफ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? बताएं, 48 का आंसर दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? जल प्रकाशीय अपघटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो दिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अकबर के शासनकाल में दहसाला प्रणाली का संबंध किससे था? बताइए, 48 का आंसर बताएं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर करें। चलिए भाई, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं भू राजस्व प्रशासन, ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 50 है और ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप कर सकते हैं। लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, कृषि तकनीक का आधुनिकीकरण, बाघों का संरक्षण, समुद्र के भीतर ऑप्टिकल फाइबर बिछाना। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं ये बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। डीआरडीओ के द्वारा दोस्तों इसे विकसित, यानी डीआरडीओ जो है इसे विकसित कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों अपने सभी साथियों के पास। देखिए इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो जाता, बस ये होता है ये क्लास और लोगों के पास पहुँच जाती है और सेशन को लाइक करते हैं, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और चीज़ें हम आप बेहतर तैयार करते रहते हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो सेशन को लाइक कर देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेल्प साथियों यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगी। आप जानते हैं शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आप किसी भी राज्य से हैं, उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीके जीएस पूछा जा रहा है, तो आप इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें, ज़रूर यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मेहनत के साथ आप लोग तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जो क्लास का टाइमिंग होता है सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। इन क्लासेस को आप लोग करना बिल्कुल मत भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग ज़रूर। ठीक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।